आज हम बात करने वाले हैं अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में। कि आपके अणुसंख्यक गुणधर्म होते क्या है। देखिए, अणुसंख्यक गुणधर्म ऐसे गुणधर्म होते हैं जो अणु की संख्या पर निर्भर करते हैं, वही कहलाते हैं आपके अणुसंख्यक गुणधर्म। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसे समझाने के लिए। ये आपका क्या 100 ग्राम जल है और इसमें भी क्या है आपका 100 ग्राम जल है। इसमें भी 100 ग्राम जल है और इसमें भी क्या है आपका 100 ग्राम जल है। अब आपने क्या किए, अब आपने इसमें 10 ग्राम NaCl मिला है। कितने ग्राम NaCl मिला है? 10 ग्राम NaCl मिला है। और इसमें आपने क्या करे 10 ग्राम AgCl मिला है। इसमें क्या किए 10 ग्राम AgCl मिला है। अब बताइए, इसमें जल भी कितना है 100 ग्राम है, इसमें जल भी कितना है 100 ग्राम है, लेकिन इसमें जो आपने 10 ग्राम मिला है वो NaCl है और इसमें जो आपने 10 ग्राम मिला है वो AgCl है। तो हमें ये सोचना है क्या इसका जो अणुसंख्यक गुणधर्म है क्या वो इसके अणुसंख्यक गुणधर्म के समान होगा? तो बिल्कुल हाँ, इसका जो अणुसंख्यक गुणधर्म निकलेगा इसके अणुसंख्यक गुणधर्म के क्या होगा? बराबर होगा। तो क्यों? क्योंकि देखो ये केवल अणु की संख्या पर निर्भर करता है। ये भी 10 ग्राम है, ये भी 10 ग्राम है, बस ये इस पे निर्भर करेगा। अब इसे कोई मतलब नहीं कि यहाँ आपने NaCl लिए हो, AgCl लिए हो, H2SO4 लिए हो, HNO3 लिए हो, बस क्या सेम होना चाहिए? मात्रा सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? मात्रा सेम होना चाहिए। अब मान लो आपने यहां पर लिए 9 ग्राम NaCl, 9 ग्राम NaCl लिए। अब बताओ क्या इनका अणुसंख्यक गुणधर्म समान होगा? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि देखो अणु की जो संख्या है यहाँ 10 है या 9 है, क्या ये समान है? हाँ, NaCl है, ये तो समान है। तो अणुसंख्यक गुणधर्म को तो इससे मतलब ही नहीं क्या किसे मिला रहे हो, इससे मतलब है केवल कितना मिला रहे हो, इससे मतलब है केवल। तो यहाँ पर इसे आप 10 ग्राम मिला रहे हो, इसे 9 ग्राम मिला रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो अणुसंख्यक गुणधर्म आएगा वो भी ज्यादा आएगा और इसका अणुसंख्यक गुणधर्म क्या आएगा? कम आएगा। तो अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं? जो कि केवल अणु की संख्या पर निर्भर करते हैं। और किस अणु की संख्या? या तो विलेय भी है, विलायक भी है। तो हमेशा याद रखना अणुसंख्यक गुणधर्म केवल विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। यहाँ अणुसंख्यक गुणधर्म को ये मतलब नहीं कि ये 100 ग्राम है या ये 90 ग्राम है, इससे कोई मतलब नहीं। इसे मतलब है केवल विलेय के कणों की संख्या से मतलब है। मतलब अणुसंख्यक गुणधर्म एक ऐसे गुणधर्म होते हैं जो कि केवल विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पे निर्भर करते हैं? विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। इस बात पे निर्भर नहीं करते हैं कि आप किसे मिला रहे हो। चाहे तो आप यहाँ 10 ही ग्राम लो, लेकिन यहाँ पे चाहे आप यहाँ NaCl ले लो, तो यहाँ चाहे आप AgCl लो, H2SO4 लो, कुछ भी ले लो, इसे कोई मतलब नहीं। इसे बस केवल अणु की संख्या पर निर्भर है, किसे मिला रहे हो इससे कोई मतलब नहीं। मतलब अणुसंख्यक गुणधर्म ऐसे गुणधर्म होते हैं जो कि केवल विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय के रासायनिक संगठन पर निर्भर नहीं करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। तो ये हो गया आपका अणुसंख्यक गुणधर्म। अब देखना, जो आपके अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 प्रकार के आपके अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। पहला जो होता है वो होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये होता है आपका पहला गुणधर्म, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा होता है आपका क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, ये होता है आपका दूसरा। तीसरा गुणधर्म होता है आपका हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। और चौथा गुणधर्म होता है आपका परासरण दाब, परासरण दाब। तो बेसिकली जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो 4 प्रकार के गुणधर्म होते हैं। पहला होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा होता है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा होता है हिमांक में अवनमन और चौथा होता है परासरण दाब। ये चारों प्रकार के होते हैं। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बारे में। अणुसंख्यक गुणधर्म समझ में आए, जो केवल विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, इस बात पर निर्भर नहीं करते कि विलेय की प्रकृति क्या है। विलेय को कितना मिलाए इस बात पे निर्भर करेगा, किसको मिलाए इस बात पर निर्भर नहीं करेगा। तब हम बात करने वाले हैं आपका पहला गुणधर्म वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बारे में। देखो,
ये क्या होता है आपका वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। ये आपका पहला संख्य गुणधर्म है। देखो इसके लिए आपको सबसे पहले तो वाष्प दाब मालूम होना क्या होता है। वाष्प दाब का मतलब होता है कि वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है आपका वाष्प दाब। अवनमन का मतलब होता है कमी। अवनमन का क्या मतलब होता है, कमी होती है। मतलब इस गुणधर्म में ऐसा कुछ होगा कि आपके जो वाष्प दाब में होगी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। थोड़ा थोड़ा इसका मतलब ऐसा समझ सकते हो। हाँ अब देखो इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि ये आपका क्या है, एक पात्र है। और इस पात्र में आपका क्या भरा है, द्रव भरा हुआ है। इस पात्र में क्या भरा है, आपका द्रव भरा हुआ है। हाँ और मैंने इसे क्या कर दिया, इस प्रकार से बंद कर दिया। इस प्रकार से बंद कर दिया हो। हाँ अब मैं क्या करता हूं, इसे मैं क्या करता हूं, तापमान देता हूं। क्या देता हूं, तापमान देता हूं। अब जैसे मैं क्या दूंगा, इसे तापमान दूंगा तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर क्या बनेंगे, आपके वाष्प के अणु बनेंगे इस प्रकार से। और इन वाष्प के अणुओं द्वारा जहां पर क्या लगाया जाएगा, दाब लगाया जाएगा। और वो जो दाब होगा वही क्या कहलाएगा, आपका वाष्प दाब कहलाएगा। तो वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर, ये जो द्रव की सतह है इस पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब। तो मैं मान लेता हूं ये जो वाष्प दाब है वो कितना है आपका, वो जो वाष्प दाब है वो कितना है आपका, P1 है। अब ये तो गई पहली परिस्थिति। अब मैं लेता हूं आपकी दूसरी परिस्थिति। दूसरी परिस्थिति में मैं क्या करता हूं, यहां भी मैं क्या लेता हूं, आपका द्रव लेता हूं। यहां भी क्या लेता हूं, मैं आपका द्रव लेता हूं। लेकिन मैं यहां छोटा सा काम करता हूं कि यहां पर मैं नमक के कण भी ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, नमक के कण भी ले लेता हूं। मतलब कि नमक के कण, वो भी नमक के ऐसे कण जो कि वाष्पित नहीं हो सकते। तो यदि मैं इसे क्या दूंगा, तापमान दूंगा। क्या दूंगा, तापमान दूंगा। तो देखो ऑब्वियसली बात है, अब भी क्या बनेंगे, वाष्प के कण बनेंगे। क्या करेंगे, वाष्प के कण बनेंगे। अब इन वाष्प के जो अणु रहेंगे या कण रहेंगे, इनके द्वारा क्या क्या लगाया जाएगा, इस वाष्प के, इस द्रव की सतह पर क्या लगाया जाएगा, दाब लगाया जाएगा। अब बताओ जो आपका ये वाले है, जो आपके अवाष्पशील ठोस थे, मतलब अवाष्पशील ठोस मतलब जो कि वाष्पित नहीं हो सकते, तो जो आपके अवाष्पशील ठोस थे, नमक ये तो यहां पर क्या हो गए, जमा हो गए। अब बताओ यहां पर जो वाष्प के अणु बन रहे थे वो पूरी सतह पर दाब लगा रहे थे। लेकिन यहां पर जो वाष्प के अणु बनेंगे, यहां पर जो वाष्प के अणु बनेंगे, यहां पर जो बनेंगे बिल्कुल सेम बनेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन जो इन वाष्प के अणु द्वारा जो यहाँ पर दाब लगाया जाएगा वो कैसा लगाया जाएगा, कम लगाया जाएगा। क्योंकि कुछ जगह तो इन्होंने घेर लिए, यहाँ पर देखो पूरी जगह क्या है आपकी, खाली है, तो पूरी सतह पर ये लोग दाब लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो नमक द्वारा कुछ सतह को क्या कर लिया गया, आपकी घेर लिया गया है। क्या कर लिया गया है, घेर लिया गया है। तो बताओ यहाँ पर जो आपका वाष्प दाब आएगा उसे मैं P2 मान लेता हूं। यहाँ पर जो वाष्प दाब आएगा इसे मैं P2 मान लेता हूं। तो बताओ इस P1 का मान ज्यादा हुआ या P2 का मान, ऑब्वियस सी बात है इस P2 का मान क्या होगा, कम होगा, और इस P1 का मान ज्यादा होगा। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई वो नहीं था आपका, यहाँ पर जितना द्रव है उतना ही द्रव यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पर हमने कोई बाहर से ठोस नहीं मिलाया है और यहाँ पर हमने बाहर से ठोस मिला दिया है। तो बताओ इतनी जगह को तो इन्होंने घेर लिया। अब क्या इतनी जगह पर वाष्प के अणु दाब लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पर वाष्प दाब क्या आएगा, कम आएगा, जबकि यहाँ पर क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो देखो यहाँ पर आपका, देखो यहाँ पर केवल क्या है, आपका विलायक है, केवल एक चीज है, मतलब ये क्या विलायक है। लेकिन इसमें विलय के रूप में क्या है आपका, नमक, और विलायक के रूप में क्या है, जल है। मतलब ये क्या है आपका, विलयन है, ये आपका विलयन है। और बताओ विलयन के वाष्प दाब में क्या आ गई है, कमी आ गई है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। मतलब इसमें क्या होगा, विलयन के वाष्प दाब में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और किसके कारण आएगी, इस अवाष्पशील यानी जो कि वाष्पित नहीं हो सकता, अवाष्पशील ठोस के कारण आ जाएगी। तो इसे क्या कहते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। और यदि मैं देखूं तो जो आपका P1 का मान होगा वो ज्यादा होगा किसके मान से, P2 के मान से ज्यादा होगा। यहाँ पर वाष्प दाब कम होगा। क्यों कम होगा, इसके कारण जो आपका वाष्प विलय युक्त ठोस है, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई है ही नहीं, तो इसका वाष्प दाब ज्यादा आएगा। मतलब P1 का मान ज्यादा है
P2 से। अब यहाँ पर विलयन का वाष्प दाब में कमी आई है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो आपको लिखना कैसे है कि जो आपका जब हम शुद्ध विलायक लेते हैं उसका जो वाष्प दाब आता है वो कैसा आता है, अधिक आता है। किंतु जब हम इस विलायक में बाहर से अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं। ये क्या आपके अवाष्पशील विलेय है, तो आपका विलयन बन जाता है और उस विलयन का वाष्प दाब इस अवाष्पशील विलेय के कारण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। और वाष्प दाब में कमी आने के कारण इसे ही क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अब यहाँ यदि हम एक बात गौर करें, देखो यहाँ पर जो वाष्प दाब बन रहा है वो किसके कारण बन रहा है, केवल इस जल के कारण बन रहा है। यहाँ पर भी जो वाष्प दाब बन रहा है वो केवल किसके कारण बन रहा है, इस जल के कारण बन रहा है। इसका तो कोई योगदान ही नहीं है। क्यों योगदान नहीं, क्योंकि ये तो वाष्पित ही नहीं हो सकते। अब भाई जो वाष्पित ही नहीं हो सकता वो कैसे वाष्प बनाएगा, मतलब यहाँ पर जो आपका है, आपका वाष्प दाब है, वाष्प दाब है वो किस बात पे निर्भर कर रहा है, वो निर्भर कर रहा है कि आपका विलायक कितना है। यहाँ पर विलायक कितना है, यदि विलायक ज्यादा होगा तो वाष्प दाब भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा, क्योंकि इनका तो कुछ काम है ही नहीं, इनका तो कुछ काम है ही नहीं, क्योंकि वाष्पित नहीं हो सकते। तो यहाँ पर जो भी वाष्प दाब आएगा वो किसके कारण आएगा, इस विलायक के कारण आएगा। तो यहां से हम बोल सकते कि विलायक जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वाष्प दाब आएगा, जितना विलायक कम होगा उतना ही कम क्या आएगा, वाष्प दाब आएगा। तो यहां से हम बोल सकते कि वाष्प दाब जो है किसके अनुक्रमानुपाती है, आपके विलायक के मोल अंश के अनुक्रमानुपाती है। किसके, विलायक के मोल अंश। और हम जानते हैं मोल अंश का मतलब होता है कि वो कितनी मात्रा में उपस्थित है। विलायक का मोल अंश का अर्थ विलायक कितनी मात्रा में, यदि विलायक का मोल अंश ज्यादा है मतलब वो भी ज्यादा है, वो ज्यादा है तो वाष्प दाब भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। यही क्या है आपका वाष्प दाब अनुक्रमानुपाती विलायक के मोल अंश। और इसी को हम क्या कहते हैं, आपका राउल्ट का नियम भी कहते हैं। देखो हमने इसके पहले वीडियो में जो राउल्ट का नियम पढ़ा था, वो राउल्ट के नियम में क्या था देखना, उसमें आपका द्रव 1 था और उसमें आपका द्रव 2 था। मतलब वहां केवल आपके किसकी बात चल रही थी, द्रव की ही बात चल रही थी। केवल ले देखे वहां पर किसकी बात चल रही थी, द्रव की ही बात चल रही थी। लेकिन इसमें किन किन की बात चल रही है, इसमें आपके द्रव की भी बात चल रही है और इस ठोस की भी बात चल रही है। इस द्रव की भी बात चल रही है, ठोस की भी बात चल रही है। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि यदि विलेय भी आपका द्रव हो और विलायक भी द्रव हो तो राउल्ट का नियम लिखिए, तो आपको जो पिछले वीडियो में मैंने राउल्ट का नियम पढ़ाया था वो लिखना है। लेकिन यदि एग्जाम में ऐसा पूछे कि आपका इस बार विलेय तो क्या है, ठोस है, विलेय ठोस है किंतु विलायक आपका द्रव है, तो आपको क्या लिखना है, राउल्ट का नियम लिखना है। तो आपको फिर ये वाला नियम लिखना है कि जो किसी भी विलयन का वाष्प दाब होता है वो विलायक के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही क्या आपका राउल्ट का नियम है। तो राउल्ट का नियम दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है, आपको दोनों के लिए क्या रहना है, तैयार रहना है। और ये केवल तभी समझ में आता है जब आप वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन पढ़ते, इसलिए मैंने इससे पहले वाष्प अनुसरण के गुणधर्म आपको पढ़ाया। तो देखो वाष्प दाब किसके अनुक्रमानुपाती हो गया, विलायक के मोल अंश के, अर्थात जो आपका पी हो गया वो किसके अनुक्रमानुपाती हो गया, विलायक के मोल अंश। जो विलायक का मोल अंश है वो मैं मान लेता हूँ कितना है, आपका x2 है। जो विलायक का मोल अंश है जो विलायक का मोल अंश है उसे क्या मान लिया, x2। तो P अनुक्रमानुपाती क्या आ गया आपका, x2। अब जैसे मैं आपका अनुक्रमानुपातिकता का चिन्ह हटाऊंगा तो किसका साइन आ जाएगा, इक्वल का साइन आ जाएगा इक्वल का साइन, मतलब बराबर का निशान आ जाएगा। और यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, मतलब नियतांक आएगा। और वो नियतांक होगा P0। वो क्या होगा आपका P0। इसे मैं बोल देता हूँ PS। क्या बोल देता हूँ, PS मतलब विलयन का वाष्प दाब, PS मतलब विलयन का वाष्प दाब। और यहाँ पर जो नियतांक आएगा वो क्या आएगा, आपका PS0 आएगा। और ये आपका x2 जैसा का वैसा। तो फाइनली क्या आ गया आपका PS बराबर PS0 इंटू x2। इसे हम PS नहीं बोलेंगे, केवल क्या बोलेंगे, P0 बोलेंगे। तो देखो हाँ, नियतांक तो हम कुछ भी मान सकते हो, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फाइनली जो नियम वो क्या कहता है कि जो आपका विलयन का वाष्प दाब है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, विलायक के मोल अंश के अनुक्रमानुपाती होता है। और यही क्या आपका राउल्ट का नियम है, अर्थात PS अनुक्रमानुपाती x2, PS बराबर P0 इंटू x2। यही क्या आपका राउल्ट का नियम है। अब बात आती है
x2 का मतलब क्या है आपका विलायक का मोल अंश, PS का मतलब क्या है विलयन का वाष्प दाब, P0 का मतलब क्या है, हाँ जब आपका केवल विलायक भरा हुआ था, केवल क्या भरा हुआ था विलायक, तब इस समय जो भी वाष्प दाब आया था वो कितना मान लिया हमने P0 मान लिए, तो वो वाला है। फिर इसके बाद क्या कि इसमें हमने नमक मिला दिए तो ये विलयन बन गया। पहले केवल क्या था विलायक था, तब जो भी वाष्प दाब था वो कितना था P0 था, उसी P0 को हमने यहाँ लिखे। तो ये हो गया आपका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये हो गया विलयन का वाष्प दाब, और ये हो गया आपका विलायक का मूल अंश। और यही क्या है आपका राउल्ट का नियम। अब हम बात करेंगे जो राउल्ट का नियम है इसके ग्राफ के बारे में। तो इस प्रकार का हम ग्राफ खींच लेते हैं। यहां पर ले लेते हैं हम वाष्प दाब, यहां पर क्या ले लेते हैं हम वाष्प दाब ले लेते हैं, और इस अक्ष में ले लेते हैं हम आपका मोल अंश। क्या ले लेते हैं हम आपका मोल अंश। इसको हम ऐसे ऊपर तक बढ़ा देते हैं। ये हमने बढ़ा दिया। अब इस बार हमारे पास जब हम राउल्ट का नियम पिछले वीडियो में पढ़े थे तो हमने आपके पास दो द्रव थे, द्रव 1 भी था, द्रव 2 भी था, तो हमने यहाँ पर x1 भी माने थे और x2 भी माने थे। लेकिन यहाँ पर हम केवल किसकी बात कर रहे हैं विलायक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं विलायक की बात कर रहे हैं। देखो विलायक का मोल अंश आ रहा है और वाष्प दाब आ रहा है, यहाँ तो कहीं विलय की बात ही नहीं हो रही है। इसका मतलब कि हमें x1 और x2 में से किसी एक की बात करना है, तो हम किसकी बात करेंगे x2 की। x2 क्या है आपका विलायक का मोल अंश। तो मैं मान लेता हूं यहाँ जो आपका x2 था वो कितना था आपका 0 था, मतलब कि इस बिंदु पर आपका विलायक का मोल अंश 0 था। विलायक का मोल अंश क्या था आपका 0 था। अब बताओ यदि इस प्रकार का आपका विलयन है, अब इसमें यदि विलायक ही नहीं रहेगा और केवल ऐसे अवाष्पशील ठोस रहेंगे, छोटे छोटे अवाष्पशील ठोस रहेंगे, और इसका यदि मैं तापमान बढ़ाऊंगा ताकि, तो क्या कोई वाष्प दाब बनेगा? नहीं बनेगा, है कि नहीं? क्योंकि आपका विलायक की 0 है, विलायक 0 मतलब विलायक का मोल अंश क्या है 0 है। तो यहाँ पर क्या होगा यदि विलायक का मोल अंश 0 है, मतलब कि जो विलायक का वाष्प विलयन का वाष्प दाब आएगा वो भी कितना आएगा 0 आएगा। अब देखो जैसे जैसे मैं इधर से इधर जाता हूं मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर आकर जो आपका x2 हो जाता है वो कितना हो जाता है 1 हो जाता है। वो कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो देखो जब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो आपका 0 से क्या हो रहा है ये 1 हो रहा है, मतलब कि विलायक धीरे धीरे अब बढ़ना स्टार्ट कर रहा है। क्या हो रहा है विलायक धीरे धीरे अब बनना स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका वाष्प दाब भी क्या होगा बनना स्टार्ट होगा। अब देखो यहाँ पर x2 का मान कितना है 1 है, मतलब केवल कौन सा विलायक उपस्थित है, ये वाला विलायक उपस्थित है, केवल एक ही विलायक उपस्थित है आपका। ये आपका विलय भी उपस्थित नहीं है अभी। केवल आपका x2 है, जो आपका x1 है विलय, विलय का मोल अंश हमने कितना माने x1 माने, वो इस परिस्थिति में कितना है 0 है, और x2 कितना है आपका 1 है। हम हालांकि ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ पर x1 को हम कितना मान सकते थे 1 मान सकते थे, या हम क्या कर सकते थे x1 को 1 मान सकते थे। और यहाँ पर जो आपका x1 हो जाता वो कितना हो जाता आपका 0 हो जाता। अब देखो यहाँ पर x2 का मान कितना है 0 है, और यहाँ पर x1 का मान कितना है 1 है। बताओ जब x2 का मान 0 होगा मतलब यहाँ पर विलायक ही नहीं है, यहाँ पर केवल क्या होगा आपका विलेय होगा, यहाँ पर क्या होगा केवल विलेय होगा। तो बताओ क्या विलेय कोई वाष्प दाब उत्पन्न करेगा? बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो आपका वाष्प दाब आएगा वो आएगा ही नहीं, आपका यहाँ पर वाष्प दाब आएगा ही नहीं, क्योंकि पहली बात तो x2 ही नहीं है तो वाष्प दाब का तो ख्याल भी नहीं कर सकते। अब लेकिन x1 तो मतलब वाष्प दाब आना चाहिए, लेकिन x1 तो कोई वाष्प दाब बनाएगा ही नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर ना ही P1 नॉट लिखूंगा ना ही P2 नॉट लिखूंगा। जब हम पिछले वीडियो में राउल्ट का नियम पढ़ रहे थे तो x2 0 था, तो हमने x1 के लिए यहाँ पर क्या लिखे थे P1 नॉट लिखे थे। लेकिन अभी ऐसा क्यों नहीं लिख रहे हैं? ऐसा इसलिए लिख रहे क्योंकि x1 तो कोई वाष्प दाब ही नहीं बना रहे ना, तो हम लिख के क्या करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब देखो जैसे जैसे हम इधर से इधर जा रहे हैं तो बताओ x2 का मान क्या हो रहा है आपका बढ़ रहा है, 0 से क्या हो रहा है 1 हो रहा है, और x1 क्या हो रहा है आपका घट रहा है, x1 क्या हो रहा है आपका घट रहा है। अब देखना यहाँ पर केवल x2 है x1 नहीं है, और यदि केवल x2 है तो आपका जो भी आपका वाष्प दाब होगा वो कितना हो जाएगा आपका P0 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा आपका P0 हो जाएगा। अब बताओ जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो आपका x2 क्या हो रहा है 0 से 1 हो रहा है,
मतलब कि जो आपका x2 है वो क्या आपका बढ़ रहा है, मतलब इसे मैं ऐसे कर सकता हूँ ऐसे, क्योंकि देखो बाएं से दाएं जा रहे हैं तो आपका x2 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये हमें ये दिखा रहा है। अब बताओ जो आपका x2 है वो किसके समानुपाती, PS के, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, PS अनुपाती x2 लिख देंगे। ओके, अब बात आती है कि हमें ऐसी भी लाइन खींचना चाहिए। भाई ऐसी लाइन तो हम तब खींचेंगे जब यहाँ पर कोई वाष्पदाब होगा। क्या यहाँ पर कोई वाष्पदाब दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये है आपका हेनरी के नियम का, सॉरी हेनरी के नहीं, राउल्ट के नियम का ग्राफ। हमने वाष्पदाब भी लिए और एक इसमें क्या लिए, हमने मोलंश लिए। यहाँ पर हमने क्या किए, x2 को 0 मान लिए तो आपका x1 1 हो जाएगा। अब चूंकि x1 जो आपका विलेय है वो कोई वाष्पदाब नहीं बना रहा है, इसलिए हम यहाँ पर P1 नॉट नहीं लिखेंगे। यदि बनाता तो लिखते, लेकिन नहीं बना रहे इसलिए नहीं लिखे। अब इधर से इधर जा रहे हैं तो आपका x2 बढ़ रहा है, तो देखो ये क्या बता रहे कि ये बढ़ रहा है। तो x2 कितना हो गया, 1 हो गया, x1 कितना हो गया, 0 हो गया। अब जो आपका x2 है, केवल यहाँ पर क्या उपस्थित है, x2, तो x2 का वाष्पदाब हमने कितना P नॉट माने, तो यहाँ पर क्या लिख दिए, P नॉट लिख दिया और इससे मिला दिया, और यही क्या है आपका राउल्ट के नियम का ग्राफ।